Vimal presents Cyber War, her screen crime scene streaming free on Voot. Download the app now. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान नरेंद्र मोदी सरकार ने जोर शोर से किया। ग्राफिक्स और पोस्टर डिजाइन कर खूब प्रचार किया। सरकार से जुड़े लगभग हर नेता ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को, खासतौर पर नौजवानों को समझाने की कोशिश की और दावा किया कि ये एक परिवर्तनकारी बदलाव है। लेकिन ऐलान के दूसरे दिन ही युवाओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आर्मी के कई रिटायर्ड ऑफिसर्स ने भी इस योजना पर सवाल उठाए। पक्ष में भी तर्क हैं, लेकिन जब युवा सड़कों पर उतर आए हैं तो उसको एड्रेस करना जरूरी हो जाता है। बड़ी खबर में आज इसी पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी से पूछताछ और उससे जुड़े सियासी घटनाक्रम की, और यह भी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से किन नामों पर चर्चा हुई। केंद्रीय कैबिनेट ने 5G को लेकर जो एक बड़ा फैसला किया है उसका भी जिक्र होगा। पर शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो केरल के तिरुवनंतपुरम का है, जहां सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। केरल गोल्ड स्कैम केस में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का इस्तीफा मांग रही बीजेपी पूरे केरल में राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक फ्लाइट में पिनरई विजयन के खिलाफ नारेबाजी की थी। कन्नूर से तिरुवनंतपुरम जा रही इस फ्लाइट में मुख्यमंत्री विजयन भी यात्रा कर रहे थे। इस घटना के बाद पूरे राज्य में सीपीआईएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। कई शहरों से कांग्रेस के दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की खबरें आई थी। आपने दो वीडियो देख लिए, एक भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का जमीन पर और एक फ्लाइट में हवा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का। इसके बाद राज्य भर से टकराव की खबरें आई और कहा गया कि सत्ताधारी सीपीआईएम के कार्यकर्ता गुंडाई कर रहे हैं। पर यह पूरा बवाल किस वजह से हो रहा है? ये गोल्ड स्कैम क्या बला है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2019 में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों ने 15 करोड़ रुपए की कीमत का 30 किलो सोना जब्त किया था। यह पैकेट यूएई से आया था और इस पर पता लिखा था वाणिज्यिक दूतावास का। सोना चोरी से भारत में लाया जा रहा था। मामले की जांच शुरू हुई तो मुख्य आरोपी के रूप में स्वप्ना सुरेश का नाम सामने आया। स्वप्ना सुरेश उस समय यूएई के वाणिज्यिक दूतावास में काम करती थी। स्वप्ना से पूछताछ हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, उनकी पत्नी और बेटी पर सोना तस्करी के केस में शामिल होने का आरोप लगाया। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। स्वप्ना सुरेश जमानत पर बाहर हैं। बीते हफ्ते उन्होंने दावा किया था कि उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान वापस लेने के लिए कहा गया। इसके बाद से ही राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। यह था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में बैंक मैनेजर की दिन दहाड़े हत्या के आरोपी आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक 15 जून को शोपियां में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। ये दोनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए एक आतंकवादी का नाम जान मोहम्मद लोन था। वो 2 जून को कुलगाम जिले में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या में शामिल था। दूसरे मारे गए आतंकवादी की पहचान तुफैल गनई के तौर पर हुई। मुठभेड़ की जगह से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिसमें एक AK-47 राइफल भी शामिल है। बैंक मैनेजर विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। 2 जून को आतंकवादियों ने बैंक के अंदर घुसकर उन्हें गोली मारी थी। इससे पहले 31 मई को स्कूल में घुसकर टीचर रजनी बाला और 12 मई को तहसील ऑफिस में घुसकर राजस्व विभाग के अधिकारी राहुल भट्ट की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। अगली सुर्खी बनाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरिजीत पसायत ने। केंद्र सरकार ने काले धन को लेकर एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया था। पसायत उस जांच दल के उपाध्यक्ष हैं।
पर इस समय वो एक अलग वजह से खबरों में है। जस्टिस पसायत पर आरोप है कि उन्होंने साल 2017-18 में इनकम टैक्स विभाग को अपनी आय की सही जानकारी नहीं दी थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पाया था कि जस्टिस पसायत ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपनी आय का जो लेखा जोखा पेश किया था, उसमें 1.06 करोड़ रुपए के संबंध में गलत जानकारी दी गई थी। शुरुआत में उन्होंने इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन बाद में जस्टिस पसायत ने केंद्र सरकार के विवाद से विश्वास योजना का सहारा लिया। इसके तहत उन्होंने 37,90,000 रुपए चुकाकर मामले को रफा दफा किया। दरअसल केंद्र सरकार ने लंबित टैक्स मामलों के जल्द निपटारे के लिए 17 मार्च 2020 को विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की थी। जस्टिस पसायत ने नवंबर 2020 में इसका लाभ उठाया। इस योजना की शुरुआत लंबित टैक्स मामलों के निपटारे के लिए थी। इसके तहत यदि किसी करदाता का कोई विवाद चल रहा है तो वो उस योजना का लाभ उठाकर विवादित कर का 100% और विवादित दंड या ब्याज की 25% राशि भुगतान कर मामले को रफा दफा यानी खत्म कर सकता है। जस्टिस पसायत ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में यह स्वीकार किया कि उन्होंने नवंबर 2020 में विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठाया था और 37.90 लाख रुपए का भुगतान किया था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आदेश कैसे लीक हो गया। ये किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया जो मेरी किसी आदेश से आहत हुआ होगा। ओडिशा के रहने वाले जस्टिस अरिजीत पसायत केरल और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 19 अक्टूबर 2001 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 10 मई 2009 को रिटायर हुए थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था और सत्ता में आते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया था। हालांकि इस एसआईटी ने कितने काले धन का पता लगाया और कितना धन वापस देश में लाने में मदद की, इसकी अभी तक कोई जानकारी सरकार ने नहीं दी है। अगली सुर्खी केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग से आई। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को जल्द स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा। देश में 5G सर्विस शुरू होने की अभी कोई तारीख तय नहीं, पर माना जा रहा है कि साल के आखिरी तक इसकी शुरुआत हो सकती है। 5G में G का मतलब होता है जनरेशन। 5G यानी 5वीं पीढ़ी। तकनीक में वक्त के साथ बड़े बदलाव होते हैं। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में भी ऐसा ही होता आया है और इन बदलावों से तकनीक की नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। इसलिए इसे 2G, 3G या 5G जैसे नाम दिए गए। 1980 के दशक में वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, जिसमें दो लोग मोबाइल डिवाइस के जरिए बिना तार की मोबाइल मूव कर सकती है, आपस में दूर से ही बात कर सकते थे। ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की पहली पीढ़ी थी। फर्स्ट जनरेशन 1G। 90 के दशक में 2G की एंट्री हुई। अब मोबाइल से मैसेज भी भेजे जा सकते थे। इसके बाद 21वीं सदी में दाखिल होते ही 3G की शुरुआत हुई, जिसमें फ़ोन में इंटरनेट इस्तेमाल करने की क्षमता जुड़ गई। इसके कुछ सालों बाद ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और हाई स्पीड प्रोसेसिंग चिप का विकास हुआ। तकनीक बेहतर हुई, इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ी और इसे 4G कहा गया। अभी हम 4G इस्तेमाल करते हैं। और फिर आता है 5G। 4G के मुकाबले 5G में इंटरनेट की स्पीड 100 गुना ज़्यादा होगी। हम उस दौर में हैं जहां सब कुछ इंटरनेट के भरोसे है। नेविगेशन, वर्चुअल रियलिटी, अपने आप चलने वाले वाहन, सब कुछ इंटरनेट की स्पीड पर टिका है और ज़्यादा स्पीड की वजह से 5G को गेम चेंजर माना जा रहा है। अपनी भाषा में कहें तो एक फिल्म डाउनलोड करने में अभी अगर 7 मिनट लगते हैं तो 5G में 6 से 7 सेकंड लगेंगे। ये तो हुई एक आम इंटरनेट यूज़र की बात। इसके अलावा इस तकनीक से और भी कई काम आसान हो जाएंगे, जैसे रोबोट से ऑपरेशन करवाना, क्योंकि रियल टाइम में तेज़ और बिना रुके इंटरनेट मिल सकेगा। अगली सुर्खी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी है। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्षी दलों की ओर से एक साझा उम्मीदवार उतारने की कवायद चल रही है। ये फैसला दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक में हुआ कि हम साझा उम्मीदवार उतारेंगे। ये बैठक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुलाई थी। इसमें एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, आरजेडी, डीएमके, जेडीएस और सीपीएम जैसे विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के लिए 19 राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, लेकिन टीआरएस, बीजेडी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल इसमें शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि शरद पवार को संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया गया है। अगर वे तैयार हो जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर अगली बैठक में नए प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इस मुद्दे पर एक हफ्ते के अंदर एक और बैठक की जाएगी। खबरों के मुताबिक बैठक में शरद पवार के अलावा फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर भी चर्चा की गई। 5वीं सुर्खी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से आई। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर पार्टी वर्कर्स की पिटाई का आरोप लगाया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज तीसरे दिन लगातार पूछताछ हुई। साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
इस प्रदर्शन के दौरान ही कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर जबरदस्ती नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में घुसकर पीटने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो भी वायरल हुए जिसमें दिल्ली पुलिस कांग्रेस दफ्तर में घुसती और नेताओं से धक्का मुक्की करती दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि उन्हें हेडक्वार्टर पहुंचने और विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया। सुनिए। क्या देश की संसद में गए सांसदों से इस प्रकार का शर्मनाक व्यवहार होगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाजपाइयों को। उन्हें एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। हमारे एक और पूर्व विधायक साथी अनिल भारद्वाज जी से जिस प्रकार से उनको चोटें पहुंचाई गई, उनके दांत तोड़े गए, उनके पूरा का पूरा जबाड़ा तोड़ दिया गया, ये अपने आप में शर्मनाक घटना है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को लाठियों से मारा गया, सड़क पर डालकर पीटा गया, ये देश जानना चाहता है कि अंग्रेज के मुखबिर आज की सत्ता की सिंहासन पर बैठी मोदी सरकार ये बताए कि क्या ये व्यवहार होता है लोगों से? क्या इस देश में प्रजातंत्र है या तानाशाही है? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दिनों में दिल्ली पुलिस ने 250 से 450, ये एक रेंज है, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से इकट्ठा होने और पुलिस के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया है। इलाके में धारा 144 सीआरपीसी भी लगाई गई है, ईडी के दफ्तर और कांग्रेस के दफ्तर के आसपास के इलाकों में। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। शहरों में भर्ती इम्तिहान के फॉर्म और प्रतियोगिता की तैयारी के लिए किताबें बेचने वाली दुकानों पर एक इश्तिहार जरूर टंगा दिखता है जिस पर लिखा रहता है नौकरियां ही नौकरियां। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा पन्ना पलट पलट कर अपने लिए एक अदद नौकरी खोजते हैं। बेशुमार बेरोजगारी की चुनौतियां झेलते देश में इन सब के बीच मंगलवार को 2 बड़े फैसले हुए। पहला बड़ा ऐलान खुद प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से किया गया। कहा गया, देश में 1.5 साल में केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों के जरिए 10 लाख नौकरी दी जाएंगी। दूसरा बड़ा ऐलान तीनों सेनाध्यक्षों की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। बताया कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने नॉन कमीशन रैंक्स पर भर्ती अब अग्निपथ योजना के तहत करने का फैसला किया। यानी सिपाही, सेलर या एयरमैन बनने के लिए अग्निपथ पर चलकर अग्निवीर बनना होगा। इस योजना में सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। 14 जून के बुलेटिन में हमने अग्निपथ योजना के बारे में आपको विस्तार से बताया था। अगर आप जानना चाहते हैं तो आज के शो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सरकार की इस योजना के खिलाफ युवाओं की त्वरित प्रतिक्रिया दिखने लगी है। विरोध प्रदर्शन की सबसे पहली तस्वीरें बिहार से आई। मुजफ्फरपुर में सेना की तैयारी कर रहे छात्र सड़कों पर उतर आए, पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की। जैसे तैसे पुलिस इन्हें संभाल रही थी कि अगली तस्वीर बक्सर से आ गई। यहाँ पर गुस्साए छात्र रेलवे पटरी पर पहुंच गए, घंटों प्रदर्शन करते रहे। राजस्थान के जयपुर और सीकर से भी ऐसी ही विरोध की तस्वीरें दिन भर आती रहीं। अब इन तस्वीरों के पीछे 2 ही बात हो सकती हैं। या तो सरकार इन्हें अग्निपथ योजना को समझा नहीं पाई इन लोगों को, या इन्होंने योजना को समझ लिया और इन्हें पसंद नहीं आई। भारत के गांवों में युवाओं के लिए सेना और पुलिस की भर्ती बड़ा मौका और सम्मान की बात होते हैं। ये संभवतः पहली बार है कि फौज में भर्ती के नियमों को लेकर ऐसा असंतोष देखा गया, क्योंकि बड़ा बदलाव हुआ है। लंबे वक्त से भर्ती रुकी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई नेताओं को यूपी चुनाव के दौरान सेना की तैयारी कर रहे युवाओं का विरोध भी झेलना पड़ा था। फिर वादा किया गया कि भर्ती जल्द आएगी, लेकिन सरकार ने खुली भर्ती दोबारा शुरू करने की जगह अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। अब तक सेना में खुली भर्ती होती थी, विज्ञप्ति निकलती थी, फिजिकल मेडिकल होता था और एक छोटे से रिटन टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था और पक्की नौकरी मिल जाती थी 17 बरस के लिए। लेकिन अग्निपथ योजना के ऐलान ने युवाओं के मन को आशंकाओं से भर दिया है, क्योंकि सरकार ने यह नहीं कहा कि खुली भर्ती नहीं होगी, ये कहा है कि अब जो भी भर्ती होगी वो अग्निपथ से होगी। ऐसे में युवाओं की चिंताएं क्या हैं, ये सुन लेते हैं। जो 4 साल का फैसला एक तरीका देखी जाए तो गलत भी है, लेकिन कई मायने इसके सही भी है, क्योंकि कई बालक जो हमारे पहले सीनियर थे वो तैयारी किया करते तो कई कारणात जिस तरह के उनका फिजिकल सही कर दिया करते पेपर में, क्योंकि एक लिमिट बच्चा ही लिया जाए, इसमें एक लिमिट हो हर चीज़ की। तो कई बालक पूरी तैयारी करने के पास से भी रह जाया करते, तो उन पर ही थोड़ा उन्हें भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि 4 साल का हो गया तो इसमें लगभग बालक ना मौका मिलेगा। तो 4 साल का एक तरीका देखा जाए तो ठीक से, लेकिन इसमें 4 साल पाँच कोई ना कोई उन्हें प्रबंध करके देना चाहिए, कोई ना कोई प्राइवेट नौकरी का या कोई ना कोई तनख्वाह जिस तरह की वो आगे भी आपका काम कर सके।
कोरोना की वजह से 2 साल से भर्ती नहीं आई है, वो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोरोना की वजह से कैंसिल होती है। लेकिन अब जो सरकार ने जो कोरोना के बाद ख़त्म होने से बाद भी अगर ये 4 साल वाला डिसीजन लेकर बच्चों के साथ खेल कर रही है, चलो मान लिया कि चलिए सरकार ने कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया होगा, लेकिन सरकार को बच्चों के लिए कुछ थोड़ी बहुत भी सहायता करनी चाहिए। चाहे 4 साल के लिए बाद में कोई बेरोजगार देनी चाहिए बच्चों को, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे और कुछ हो। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से या डिफेंस से, जो तीनों से डिफेंस में जो निर्णय लिया गया है वो बहुत गलत लिया गया है। बाकी सरकार ने जो निर्णय लिया है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो गुजारिश कर सकते हैं कि बच्चों के साथ जो भी करे सही करे बस। आज के दौर की राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर फलती फूलती है। सैनिक इसकी गारंटी देता है। देशभक्त की भावना के तहत सैनिक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पास सामाजिक सुरक्षा होती है। 17 साल की नौकरी, फिर पेंशन और सस्ते सामान की कैंटीन जैसी सुविधाएं। जबकि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वालों में से सिर्फ 25% ही इन सुविधाओं तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि 4 बरस के बाद फिर वो सैनिक या सेलर या एयरमैन बन पाएंगे, वो भी 4 साल की सीनियरिटी के नुकसान के साथ। ऐसे में युवाओं की तरफ से सोशल मीडिया पर कुछ बातें लिखी जा रही हैं, जैसे कि ये कि एमएलए एमपी को 2 साल के लिए नियुक्त किया जाए, उसके बाद रिटायरमेंट दे दी जाए, पेंशन भी बंद कर दी जाए, इन मंत्रियों को सदनवीर कहा जाए, #अग्निवीर। इसके साथ ही कुछ और सवाल भी युवाओं के मन में है, जैसे कि क्या इस योजना से स्थायित्व के मनोविज्ञान को चुनौती नहीं मिल रही? असुरक्षित भविष्य के साथ सैनिक देश को सुरक्षा का एहसास पुख्ता तौर पर दिला पाएंगे? 5 साल तो सरकारों के लिए भी कम पड़ते हैं, फिर 4 साल का सैनिक कितना ठीक होगा? कहीं ये योजना सेना के अनुशासन के लिए चुनौती ना बन जाए? ये सवाल सिर्फ युवाओं की तरफ से नहीं उठाया जा रहा। कई राजनीतिक पार्टियां अग्निपथ योजना की तुलना संविदा या ठेके पर होने वाली नौकरी से कर रही हैं। बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार भी 5 बरस के लिए चुनी जाती है, फिर युवाओं को सिर्फ 4 साल देश की सेवा करने का मौका क्यों? विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि क्या युवा पढ़ाई और 4 वर्ष की संविदा नौकरी भविष्य में बीजेपी के पूंजीपति मित्रों के व्यवसायिक ठिकानों की रखवाली के लिए करेंगे? प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार से सवाल किया कि भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है? सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को बोझ लग रही है? विपक्ष के सवालों के बीच आर्मी के कई रिटायर्ड अधिकारियों ने भी इस योजना पर सवाल उठाए। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, उन्होंने लिखा, डेथ नेल फॉर आर्म्ड फोर्सेस, टोड नॉट टेस्टेड, no pilot project, straight implementation will also lead to militarization of society. Nearly 40,000 यानी 75% youth year on year back rejected and dejected without a job. Semi-trained in arms, ex-Agniveers, not a good idea. No one gains. मतलब सशस्त्र बलों के लिए खतरे की घंटी, TOD यानी टूर ऑफ ड्यूटी का टेस्ट नहीं, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं, सीधे कार्यान्वयन। इससे समाज के मिलिट्राइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 40,000 युवा साल दर साल रिजेक्ट होंगे, मतलब कि 4 साल बाद रिटायर होंगे। हथियारों की ट्रेनिंग के साथ बिना नौकरी के बेरोजगार अग्निवीर, अच्छा आइडिया नहीं है, किसी को लाभ नहीं होगा। इस चिंता का मतलब यही है कि कहीं 4 साल बाद सेना से आने के बाद बेरोजगार युवा हथियार तो नहीं उठा लेगा। चूंकि हर क्षेत्र के लोगों की राय आपस में बटी रहती है, तो सेना में भी है। मेजर जनरल अशोक कुमार रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया की बात से बिल्कुल अलग राय रखते हैं। इनका पक्ष भी सुना जाए। मेरे ख्याल से एक ये थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, निराशावादी विचार है कि 75% से जिन लोगों को काम नहीं मिला तो वो निराश होकर के हथियार उठा लेंगे। यह चीज पूरी तरह से गलत है। जो व्यक्ति एक दिन वर्दी पहनता है, उस एक दिन की वर्दी से ही उसके मन में राष्ट्र के प्रति जो भावना जगती है, वह सिर्फ आप खुद एक्सपीरियंस करके ही समझ सकते हैं। यह इंटेंजिबल जो है वो किसी चीज से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो 4 साल तक जो व्यक्ति एक डिसिप्लिन में, एक नेशनल फर्वोर के साथ रहा हो, आकर के सिर्फ जॉब न मिले उसके लिए हथियार उठा ले, यह चीज सही नहीं है। इस समय भी समाज में आप देखिए, यहाँ पर आपको जान करके शायद आश्चर्य होगा या शायद आपको पता भी हो कि वर्ल्ड में जो पर्सनल आर्म्स हैं, यूएसए के बाद में इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो क्या जो आर्मी से बाहर गए हैं, जो रिटायर्ड होके 15 साल पे जा रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, सेकंड सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या उसमें से कुछ परसेंटेज है जो हथियार ले जा रहे हैं? हथियार उठाने के कारण अलग होते हैं, या वो कोई आइडियोलॉजी हो, कोई रेडिकलाइजेशन हो जैसे जेएनके में हो रहा है, कोई और मोमेंटम हो,
या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको भड़का रहा हो, तो उसमें जो इनफैक्ट अगर उनको कोई भड़काएगा भी, तभी भी वह व्यक्ति उस भड़काने पर कम रिएक्ट करेगा बनिस्बत एक नॉर्मल व्यक्ति के। आप कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति का पूरे जॉब से बाहर रहना या डिग्निफाइड होकर के 4 साल काम करके रीजनेबल योग्यता हासिल करके बेहतर प्रॉस्पेक्ट के साथ बाहर आना, दोनों में से कौन बेहतर है? तो ये जो चिंताएं हैं ये मेरी समझ से ठीक नहीं है। थ्योरेटिकल संभावना आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा कोई वर्ल्ड में किसी देश में जहां पे कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, बाहर जाते हैं, जॉब नहीं भी है, वहां वो हथियार उठा ले रहे हो जॉब के लिए, ऐसे मुझे किसी भी देश का उदाहरण नहीं है। हथियारों से ट्रेंड युवा के बेरोजगार होने के बाद की स्थिति पर सेना से सेवानिवृत्त 2 बड़े अधिकारियों का पक्ष आपने सुना। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। विपक्ष के नेताओं के सवाल और वेटरन्स की चिंताओं के बीच से जो सबसे अहम सवाल निकलकर सामने आया वो ये कि 4 साल बाद बेरोजगार हो जाने पर अग्निवीर करेंगे क्या। अब यहां पर आता है सरकार का पक्ष। अग्निवीर योजना के ऐलान के थोड़ी देर बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश पुलिस में अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी। सुबह गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से भी ऐसा ही ऐलान हुआ। लिखा गया कि गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। सीएपीएफ के अंतर्गत सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एनआईए जैसे अर्धसैनिक बल आते हैं। 21 मई 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बता चुके हैं कि अर्धसैनिक बलों में 1,11,093 पद खाली हैं, जिनमें से बीएसएफ में 28,296, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643 और आईटीबीपी में 5,784 और असम राइफल्स में 7,328 पद खाली हैं। इनको जोड़ें तो 1,11,000 के पार जाती है संख्या। यही पद अब तक नहीं भरे गए तो अग्निवीरों का नंबर तो वैसे भी 4 साल बाद आएगा। अब इन सब के बीच मंजर क्या है? एक वीडियो है जो रह रहकर आता है अलग अलग लोकेशन से। लोग सेम हैं, नए नए जुड़ रहे हैं। नागपुर के सैकड़ों युवा वो भर्तियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप में नागपुर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। ये तस्वीरें बीते कई दिनों से दिखाई जा रही हैं। हमने भी आपको शो में दिन के वीडियो में दिखाई थी। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने साल 2018 में अर्धसैनिक बलों में नौकरी के लिए आयोजित परीक्षा दी थी। जनवरी 2021 में नतीजे भी घोषित हो गए, लेकिन इनकी किस्मत अब तक नहीं खुली। दावा है कि मेरिट के आधार पर 55,000 पद तो भरे गए, लेकिन 5,000 पद खाली छोड़ दिए गए। उन्हें खाली छोड़े गए 5,000 पदों के लिए ये नौजवान 1000 किलोमीटर का पैदल मार्च कर रहे हैं। हमारे देश में मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा है? औरंगजेब ने, अकबर ने क्या किया? उसके पहले का इतिहास ठीक से क्यों नहीं दिखाया गया? हमारे आराध्य का एक टीवी डिबेट में या कहीं और अपमान कर दिया गया। तेरा अपमान, मेरा अपमान, इस सब पर खूब हलचल होती है। अस्मिता का संकट और सवाल उपजता है। जातियों के आरक्षण को लेकर, महापुरुषों को लेकर सड़कों पर उतरा जाता है और सरकारें इन पर खूब ध्यान भी देती हैं। पर मेरे देश के नौजवान जब सरकार से अपने हिस्से का हक मांगते हैं, उसके लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो सरकार ऐसी तत्परता क्यों नहीं दिखाती? इन सब के बीच अग्निवीर योजना को लेकर बहस जारी है। इसके तमाम पहलुओं पर हम बात करते रहेंगे, क्योंकि लल्लन टॉप नौजवानों का बनाया हुआ चैनल है और जिस देश में नौजवानों के विषयों पर चर्चा नहीं होगी, वो देश युवा ऊर्जा से सज्जित कैसे रहेगा? इसलिए बात लगातार होती रहेगी आपके लल्लन टॉप पर, आपके हक में। सवाल भी पूछे जाते रहेंगे और विशेषज्ञों की राय से भी आपको अवगत कराएंगे। अब एक्सपर्ट का जिक्र किया तो एक्सपर्ट को एक बार फिर से सुन लीजिए। जहां तक 75% लोगों की बात है, उसमें जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो उनको तकरीबन 11 से 12 लाख का सेवानिधि दिया जाएगा, जो टैक्स फ्री होगा। उसका 2 से 3 गुना लोन लेने की फैसिलिटी दी जाएगी। स्किल सेट उनके ऊपर होगा, एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। और कल्पना करिए कि कल अगर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में भर्ती होती है, स्टेट पुलिस फोर्सेस में भर्ती होती है, तो एक जो सिविल का लड़का वहां कंपीट करता है, उसके बजाय जो ये 4 साल फौज में रह करके बंदे आए होंगे, किसके सिलेक्शन की संभावना ज्यादा रहेगी? जाहिर है वो जो 4 साल की ट्रेनिंग करके आया है,
उसकी फिजिकल कैपेसिटी, इसको मेंटल एबिलिटी, उसका ओरिएंटेशन बेहतर होगा। तो अपने नेचुरल मेरिट पर ही वो 75% का काफी बल्क जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है और स्टेट पुलिस फोर्सेस है या और गवर्नमेंट जॉब में जाने के ऊपर सक्षम होगा। और आज सुबह तो होम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में इनको अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि प्राथमिकता का टर्म सब्जेक्टिव है, डिफाइन नहीं है, लेकिन इससे ये पता डेफिनेटली चलता है कि जब इस 75% की चिंता सामने आएगी तो आगे आने वाले समय में इनके बारे में और भी सोचा जाएगा। अग्निपथ योजना को आपने जान लिया, अग्निवीरों से जुड़ी चिंताओं और आशंकाओं को समझ लिया। अब आते हैं 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्तियों के मुद्दे पर, जिससे जुड़ा पहला सवाल यह है कि 18 महीने में 10 लाख नौकरी कौन से केंद्रीय विभाग में दी जाएंगी। जवाब ये है, रेलवे में ही 3 लाख पद सरकारी नौकरी के खाली पड़े हैं। रक्षा विभाग में 2,47,502 पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में 1,28,842 पद, डाक विभाग में 90,050 पद, रेवेन्यू में 76,327 पद, अकाउंट विभाग में 23,237 पद खाली हैं। सरकार खुद संसद में बता चुकी कि 8 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सरकार के मुताबिक इन्हीं पदों को भरा जाएगा, लेकिन क्या 1.5 साल में ये पद भर लिए जाएंगे? बरसों तक लटकी रहने वाली भर्ती प्रक्रिया क्या 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी? इस पर युवाओं का क्या कहना है? सरकार पर, उनकी भर्ती प्रक्रिया पर उन्हें कितना भरोसा है? सुनिए। बात तो बहुत अच्छी है अगर जॉब्स दे रहे हैं अनएम्प्लॉयड्स को, बट आई एम नॉट श्योर कि वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा हो सकता है तो इट्स टू गुड फॉर द जनरेशन, फॉर द एडल्ट्स। जैसे लॉकडाउन के बाद में जैसे प्राइवेट नौकरी वो सब की सब चली गई है। अभी जैसे ये मांग करे सरकारी लोग, जैसे हमारी फैमिली के लिए सरकारी नौकरी लग जाए, अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और हमारे भविष्य के लिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए। मेरा कहना है कि उन्होंने जो जगह पहले से है उनको भरने को होना, जो लड़के पास आउट है उनको पहले जॉब मिलने को होना, उसके बाद जो अभी नया निकला है उसके लिए लोग अप्लाई करेंगे। जैसा आप बोल रहे हो कि 10 लाख जगह मोदी जी ने निकाली है, पर यूथ काफ़ी ज़्यादा है, जगह वो बहुत कम है। तो ये 10 लाख नौकरी 1.5 साल में कैसे निकालेंगे? कोई स्ट्रेटेजी, कुछ प्लानिंग कुछ तो की होगी ना। वो पब्लिक के लिए होनी चाहिए, पब्लिक को भी पता चलना चाहिए ना। ये तो वैसे तो पता नहीं कितने प्रोजेक्ट हैं जो साल चालू कर रखे हैं, लेकिन उसके बारे में किसी को अभी तक तो कुछ पता नहीं है। जिससे भी बात करिए सब कहेंगे अच्छी बात है, नौकरियां दे रहे हैं, अच्छी बात है, रिक्त पदों को भर रहे हैं, लेकिन सिस्टम पर, प्रक्रिया पर किसी को एतबार नहीं है, यकीन नहीं है कि सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। इस संदेह की वजह इस साल जनवरी महीने की तस्वीरों को याद करिए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में रेलवे भर्ती में अनियमितता के बाद कई राज्यों में बेरोजगार युवा भड़क गए। बिहार में कई जगह ट्रेन में आग तक लगा दी गई। जनवरी में ही प्रयागराज में बरसों से रेल भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते युवाओं के आक्रोश के बाद पुलिस कुंदे मारकर दरवाजे खुलवा रही थी। क्यों? क्योंकि छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। 2019 के चुनाव से पहले रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती का ऐलान हुआ था। 1,35,000 पद भरे जाने थे, लेकिन अब तक वो भर्ती भी पूरी नहीं हो पाई। नौकरी देने की सरकारी व्यवस्था पर भरोसे में कमी की वजह इसी से है, क्योंकि समय से पूरा नहीं हो पाता। एक और फैक्ट जानिए। फरवरी 2022 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि 1 मार्च 2018 तक केंद्र सरकार के विभागों में यानी तमाम मंत्रालयों में कुल 6,83,823 पद खाली पड़े थे। 1 मार्च 2019 तक सरकार के 9,19,153 पद खाली थे। 1 मार्च 2020 तक 8,72,243 सरकारी मंत्रालयों में और विभागों में पद खाली थे। मतलब यह हुआ कि 2018 से 19 के बीच खाली पद न भरने की वजह से केंद्र में 2,35,330 पद और खाली हो गए, जबकि 2019 से 2020 के बीच केंद्र सरकार मात्र 46,910 खाली पद भर पाई। शायद इसी वजह से विपक्ष भी सरकार के ऐलान पर सवाल उठा रहा है। सुनिए। मोदी जी ने सत्ता ली थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। तो 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? और क्या मोदी जी जानते हैं कि केवल केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं? ये वो चार्ट है जो हमने इस समय प्रधानमंत्री जी के जवाब में लगाया है। प्रधानमंत्री जी, ये नौकरियों का एक एक विभाग का चार्ट है, इसका जवाब भी दे दीजिए कि ये 30 लाख नौकरियां कब भरी जाएंगी। विपक्ष के हमलों के बीच जवाब सरकार की तरफ से भी आया। सुनिए।
ये फैसला लिया है कि 10 लाख हमारे युवा युवती भाई बहनों को नौकरी दी जाएगी सरकार में, सरकार के अन्य विभागों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। ये दर्शाता है कि नए भारत के निर्माण में अब युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होगा। ये रही बात कांग्रेस की, शायद उनके ध्यान में नहीं आता है किस प्रकार से तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, निर्यात बढ़ रहा है, नए उत्पादन के स्रोत बढ़ रहे हैं, नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है। ये सब नए काम के अवसर, नई नौकरियां तो स्वाभाविक रूप से लोगों तक पहुंचाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद नारेबाजी के बदले जिन राज्यों में अभी रह गई है उसमें ही सुशासन दे दे, अच्छी सरकार चला ले, जनता की सेवा कर ले, तो देश में और देशवासियों का बड़ा हित होगा। मुझे इतना पता है कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं, तो हम लोगों ने जो तय किया है वो हम लोग संकल्प पूरा करेंगे। और जो आज कैबिनेट से निकल कर आया है, उन्होंने जो ट्वीट किया है, तो आने वाले समय में उसके लिए रेलवे में तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी समय से उसके लिए तैयारी कर ली। मंत्री जी कह रही हैं रेलवे की तैयारी कर ली है, और नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिन्हें पिछली तैयारियों का जो असर था वो याद आ रहा है। सरकार दावा कर रही कि जो वादा किया है उसे पूरा कर लिया जाएगा। 1.5 साल मतलब 2024 के चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियां। अब सवाल ये है कि क्या अग्निपथ योजना के तहत मिलने वाली नौकरी भी इस 10 लाख में जोड़ी जाएगी? सरकार की तरफ से इस पर कुछ साफ नहीं किया गया, लेकिन हिंदू बिजनेस लाइन के डिप्टी एडिटर शिशिर सिन्हा की खबर के मुताबिक 10 लाख में सभी तरह की यानी स्थायी, अस्थायी, संविदा और सरकारी कंपनियों वाली नौकरी और अग्निपथ योजना में दी जाने वाली नौकरियां शामिल रहेंगी। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।